क्या आप इंडियन इंटरनेशनल ईटीएफ्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट यूएस मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मतलब इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर हम डिफरेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि या तो आप किसी म्यूचुअल फंड हाउस के इंटरनेशनल ईटीएफ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डिफरेंट ईटीएफ्स की बात करता हूँ, मोतीलाल ओसवाल का नास्डॉक 100 ईटीएफ है, मैफेंग ईटीएफ है या फिर मिराई एसेट का एस&पी 500 टॉप 50 ईटीएफ है। तो आपको ऐसे और भी डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे और जिन भी ऑप्शंस की मैंने बात की है ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। आपके लिए कौन सा ईटीएफ अच्छा है या कौन सा नहीं है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। ऑप्शन 2 आपके पास आ जाता है कि आप डायरेक्टली अपना यूएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि चार्ल्स श्वाब की बात करते हैं या फिर इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की बात करते हैं, तो इनके थ्रू आपका यूएस अकाउंट ओपन हो सकता है। इनकी ब्रोकरेज काफी कम होती है। एक बार सेटअप करने के बाद आप किसी भी यूएस स्टॉक या फिर ईटीएफ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली कर सकते हैं। इनके साथ बस इनिशियल अकाउंट सेटअप की बात की जाए तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आपके लिए हो सकता है। तीसरा और एक और आसान ऑप्शन जो आपके पास है कि आप डिफरेंट इंडियन ब्रोकर्स के थ्रू अपना यूएस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टाइम पे अपना यूएस अकाउंट किसी इंडियन ब्रोकर के थ्रू सेटअप करना, क्रिएट करना काफी आसान काम है। आप 4 से 5 मिनट में अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स और ईटीएस में। तो ये जो 3 ऑप्शन हैं, इन 3 ऑप्शंस में से जो 2 आसान ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, इन दोनों की ही मैं आज के इस वीडियो में बात करूंगा क्योंकि दोनों ही बहुत पॉपुलर ऑप्शन हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए और इनको मैं कंपेयर करूंगा बेस्ड ऑन 6 डिफरेंट पॉइंट्स और इन दोनों में से हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेटर है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ इन्वेस्टिंग बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग, यानी कि कहां पर आपका पैसा बच सकता है, कहां पर आप ज्यादा पैसे की ग्रोथ कर सकते हैं, कितने डिफरेंट ऑप्शंस आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मिलते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं यानी कि ईज ऑफ इन्वेस्टिंग। तो जो 2 आसान तरीके आपके पास हैं वो हैं कि या तो आप इंडियन इंटरनेशनल ईटीएफ के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू अपना यूएस अकाउंट सेटअप करें। दोनों ही ऑप्शंस की बात की जाए तो दोनों के ही थ्रू आप बहुत ईजिली यूएस मार्केट में या फिर इवन जो डिफरेंट कंट्रीज हैं इंटरनेशनल मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। बस ब्रोकर अकाउंट का फायदा ये है कि आप लाइव मार्केट में यूएस के टाइमिंग्स में जाके इजीली बाय एंड सेल कर पाएंगे, जबकि इंडियन ईटीएफ्स के थ्रू आप बायर्स और सेलर्स की जो डिमांड और सप्लाई है उसके बेसिस पे ही बाय और सेल कर पाएंगे। अब ये प्राइस अगर हायर प्रीमियम पे मिलता है तो वही प्राइस आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो इस पॉइंट में ईज ऑफ इन्वेस्टिंग की बात की जाए तो दोनों ही ऑप्शन बहुत आसान है, आप इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स का और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोनों में एक्चुअली में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। सबसे पहले इंडियन इंटरनेशनल ईटीएफ्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो थोड़े से लिमिटेड हैं, यानी कि जो डिफरेंट ईटीएफ्स आपको मिलते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी या फिर बहुत ज़्यादा चॉइसेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर रहा था, अगर मैं कुछ ईटीएफ्स की बात करता हूँ तो MON 100 एक ईटीएफ है, मैफेंग ईटीएफ है, MSP टॉप 50 एक ईटीएफ है। तो ऐसे और भी ऑप्शंस अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये सारे ही ऑप्शंस सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडर मार्केट को लेकर ही हैं। अगर हम और भी दूसरी थीम बेस्ड या फिर सोल्यूशन बेस्ड ईटीएफ्स की बात करते हैं तो उनके ऑप्शंस आपको या तो शायद ना ही मिले या फिर मिलेंगे तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और ये चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ कि अगर आप ईटीएफ के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो ईटीएफ में जो ईटीएफ की ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपको कोई ऐसा ईटीएफ मिलता है जो मे बी आपको लगे कि हाँ ये एक अच्छा सोल्यूशन ओरिएंटेड ईटीएफ है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप उस ईटीएफ की ट्रेडिंग वॉल्यूम को जरूर चेक करें। ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई होनी चाहिए, नहीं तो बाइंग और सेलिंग के टाइम पे आपको यहाँ पर चैलेंजेस आ सकते हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। इसके अपोजिट अगर हम ब्रोकर अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ ईटीएफ्स और थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। ब्रोकर अकाउंट से इन्वेस्टमेंट्स करने का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे यहाँ पर लगता है कि आप यूएस की मार्केट आवर्स में जाके आप लाइव मार्केट में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं स्टॉक्स या फिर ईटीएफ्स की। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको अपना यूएस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूं जो कि मैंने धन पे सेटअप किया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम डिफरेंट यूएस स्टॉक्स या फिर ग्लोबल स्टॉक्स की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि फीचर स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स हैं, हेल्थ केयर, एनर्जी, तो इस तरीके से आप स्टॉक्स को डिफरेंट कैटेगरीज में देख के अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं टॉप मार्केट मूवर्स की बात करता हूं तो वो आपको मिलते हैं। क्विक एक्सेस के लिए आप टॉप गेनर, टॉप लूजर्स, तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं।
और अगर मैं ईटीएफ्स की बात करता हूँ, तो जो पॉपुलर यूएस के ईटीएफ्स हैं, वो आपको देखने को मिल जाएँगे। तो ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इवन अगर मैं व्यू ऑल करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे बहुत से ईटीएफ्स मिल जाएँगे, लार्ज वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, लार्ज ब्लेंड। तो इस तरीके से ईटीएफ्स आपको जो एक ब्रोकर अकाउंट में देखने को मिलते हैं, वो आपको अगर आप इंडियन ईटीएफ्स के थ्रू जाएँगे, तो इस तरीके के जो इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि अगर हम इंडियन इंटरनेशनल ईटीएफ्स की बात करते हैं, तो मोस्टली जो ईटीएफ्स हैं, वो आपको हायर प्रीमियम पे देखने को मिलेंगे। यानी कि इवन दो आपको ईटीएफ का प्राइस, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि ₹100 का अगर एक्चुअल ईटीएफ का प्राइस है, लेकिन अगर आप उसको बाय करने जाएँगे, तो बाय करने के लिए ऑब्वियसली आपको यहाँ पर एक सेलर चाहिए। तो सेलर यहाँ पर जो सेलिंग कर रहा होगा, वो एक प्रीमियम पे सेलिंग कर रहा होगा, यानी कि 100 का अगर ईटीएफ का प्राइस है, तो मे बी हो सकता है कि आपको सेलर की जो मिनिमम आस्क है, वो आपको 110 की मिले या फिर 120 की मिले। तो इस तरीके से जो प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट्स के टाइम पे ही आपको जो कॉस्ट है, वो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। तो जो गैप यहाँ पर आया है, उतना परसेंटेज ऑफ लॉस आपको बाइंग के टाइम पे ही हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में पता चलेगा, जहाँ पर मैं सेबी की ओवरसीज़ जो कैप है, उसकी बात करूँगा। इसके अपोज़िट अगर हम ब्रोकर अकाउंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऐसी परेशानियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि आप लाइव मार्केट में, यूएस मार्केट आवर्स में जाके बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अब क्योंकि आप बाइंग और सेलिंग जो यूएस के बायर्स और सेलर्स हैं, या फिर इंटरनेशनल मार्केट के जो बायर्स एंड सेलर्स हैं, उनके बीच में करते हैं, तो आपको लिक्विडिटी अच्छी मिल जाती है। जिस प्राइस पे, या फिर इवन अगर आप मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करते हैं, तो जो एक्चुअल प्राइस चल रहा होगा, उसी प्राइस पे आपको बाइंग या फिर सेलिंग यहाँ पर इजीली मिल जाती है। बस एक एक्स्ट्रा प्राइस जो आपको यहाँ पर ऑन टॉप ऑफ स्टॉक्स या फिर ईटीएफ्स का जो एक्चुअल प्राइस है, उसके ऊपर जो पे करना पड़ता है, वो होगा जिस भी ब्रोकर के थ्रू आपने अपना यूएस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है, वो ब्रोकर क्या ब्रोकरेज चार्ज करता है, पर ऑर्डर क्या चार्ज करता है, अगर कोई एडिशनल फीस है या फिर सेलिंग की फीस है, तो वो सब कितना चार्ज होता है। अगर मैं धन की बात करता हूँ, जिनके थ्रू मैंने अपना यूएस अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आसान चीज़ यहाँ पर ये है कि आप धन के थ्रू जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं, उनके फ्रैक्शंस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल स्टॉक्स आप बाय कर सकते हैं। और स्टॉक्स की अगर हम बाइंग की बात करते हैं, तो आप एज लो एज $1 से भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं चार्जेस की बात करता हूँ, तो यहाँ पर धन पे जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं, वो ज़ीरो हैं, उस पर कोई फीस नहीं लगती है। मेंटेनेंस चार्जेस भी इनके ज़ीरो हैं, तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करने हैं। ब्रोकरेज की अगर हम बात करते हैं, तो ब्रोकरेज यहाँ पर लगता है विच इज़ 0.25% पर ऑर्डर, जो कि मुझे लगता है काफ़ी कम है। और अगर हम पे इन की बात करते हैं, वो लगता है $1 अगर आपका अमाउंट है $100 से कम। यानी कि जब भी आप अपना पैसा ऐड करेंगे और जो अमाउंट आप ऐड कर रहे हैं, वो $100 से कम है, तो यहाँ पर आपको $1 का चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम पे आउट की बात करते हैं, यानी कि अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करके अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर कोई भी एडिशनल चार्ज आपका नहीं लगेगा। और मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि धन इज़ फुली रेगुलेटेड वाया IFSCA गिफ्ट सिटी, यानी कि आप कॉन्फिडेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट्स इनके थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आप धन के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपने केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, विच विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है सेबी ओवरसीज कैप इम्पैक्ट। अगर आपको नहीं पता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन म्यूचुअल फंड हाउसेज जो हैं, इनके ऊपर एक लिमिट होती है कि वो कितना इन्वेस्टर्स का पैसा आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में। और ये जो लिमिट है, ये लिमिट है आई थिंक $7 बिलियन, जो कि बीच में कई बार एग्जॉस्ट हो चुकी है। यानी कि जब भी ये लिमिट एग्जॉस्ट होती है, तो इंडियन म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऊपर सेबी का एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि वो फर्दर इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये जो ईटीएफ्स हैं या फिर ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर पॉज कर देते हैं। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आप इनमें नहीं कर सकते, लेकिन ईटीएफ में, जैसे कि मैं बात कर रहा था, कि आप ईटीएफ में फिर भी हो सकता है बाइंग और सेलिंग कर पाए, डिपेंडिंग अपॉन अगर सेलर्स अवेलेबल हैं। और ऑब्वियसली सेलर्स भी ऐसे केस में अगर सेल करेंगे, तो वो अच्छे प्रीमियम पे सेल करेंगे, जो एक्चुअल प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस से काफ़ी ऊपर का प्राइस आपको यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम धन जैसी ऐप्स की बात करते हैं, इनके थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि आपके पास एक यूएस अकाउंट है, तो आपके ऊपर ऐसी कोई लिमिट यहाँ पर नहीं होती। आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी ईटीएफ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, एक लिमिट एज एन इन्वेस्टर आपके ऊपर फिर भी होती है, जिसको बोला जाता है LRS, यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो LRS एक लिमिट है जो कि इंडियन रेजिडेंट के ऊपर लगती है कि वो कितना ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। और अगर मैं इस लिमिट की बात करता हूँ, तो ये लिमिट है $250,000, यानी कि लगभग 2.4 करोड़ रुपीस पर ईयर।
तो अगर आप 2.4 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत चिंता की बात है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो मे बी शायद इस वीडियो को आपको यहीं पर ही क्लोज कर देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट करेंसी। इंडियन ईटीएफ्स के थ्रू आप जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ये इंडियन रुपीज़ में ही होती हैं और रिटर्न्स भी आपको इंडियन रुपीज़ में ही मिलते हैं जब भी आप इन ईटीएफ्स की यूनिट्स को सेल करते हैं। लेकिन जब यूएस अकाउंट के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली डॉलर में होती है, ना कि इंडियन रुपीज़ में। तो एक बड़ा बेनिफिट जो यहाँ पर आपको मिलता है वो मिलता है रूपी डेप्रिसिएशन का। जैसे कि पास्ट इसका एविडेंस रहा है कि रूपी की वैल्यू हिस्टोरिकली लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुई है, गिरती गई है। जहां 2003 में $1 की वैल्यू 46.5 रुपीस हुआ करती थी, अगर हम आज की बात करते हैं यानी कि 2026 की, तो ये वैल्यू टच हो चुकी है 97 रुपीस की, विच इज़ मोर देन डबल। तो ऐसे ही अगर हवा में बात की जाए तो मान लीजिए अगर आप कोई यूएस का स्टॉक बाय करते 2003 में, और अगर हम ये मान लेते हैं कि उस स्टॉक में आज तक भी कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई है, उसका प्राइस एज इट इज़ ही है, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहते, आपका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो चुका होता। आई नो ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। अगर मैं खुद की ही बात करता हूँ तो 2003 में तो मुझे ये पता ही नहीं था कि इन्वेस्टमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है या फिर ऐसा कोई सिस्टम भी है, तो भला कोई इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है। लेकिन क्योंकि आज ये चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, आप इंडिया में बैठे-बैठे, घर बैठे-बैठे यूएस में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 20 साल बाद या फिर 30 साल बाद आप रिग्रेट करें कि यार पहले इन्वेस्टमेंट्स कर लिया होता तो अच्छा होता। एनीवे, सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं जो कि है टैक्स कंप्लायंस एंड फाइलिंग। तो टैक्सेस में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान से समझना चाहिए, तो एक-एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले चीज़ आती है टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अगर आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडियन ईटीएफ्स के थ्रू ग्लोबली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो टीसीएस यहाँ पर जीरो है, आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स यहाँ पर पे नहीं करना होगा। लेकिन अगर हम ब्रोकर अकाउंट की बात करते हैं, तो इस केस में अगर आपका रेमिटेंस एक्सीड कर जाता है 10 लाख रुपीस पर ईयर से ज़्यादा का, यानी कि जो पैसा आप यूएस में इन्वेस्टमेंट्स करके वापस ले रहे हैं, अगर वो एक्सीड कर जाता है 10 लाख रुपीस पर ईयर से ज़्यादा का, तो यहाँ पर आपको टीसीएस पे करना पड़ता है, जो कि होगा 20% का, और ये पहले ही डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसका रिफंड आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम डिविडेंड्स की बात करते हैं, यानी कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करके जो भी आपको डिविडेंड इनकम मिलती है, उस इनकम का 25% पार्ट आपका पहले ही होल्ड कर लिया जाता है, जो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आपको अमाउंट यहाँ पर रिसीव होता है, एक तरह से वो मिलता है आपको 75% का। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपको डिविडेंड्स मिले थे $100 के, तो $100 में से आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होंगे वो होंगे $75। लेकिन क्योंकि आपने एक इनकम जनरेट की है, तो इंडिया में आपको ऑब्वियसली यहाँ पर टैक्स पे करना होगा। तो ये टैक्स इंडिया में जो लगेगा वो $75 पे नहीं लगेगा, वो लगेगा $100 पे, क्योंकि आपकी इनकम थी $100 की, और ये टैक्स आपको पे करना होगा 30% का। लेकिन अगर आप डबल टैक्सेस पे नहीं करना चाहते हैं, आप ऑब्वियसली ऑलरेडी यूएस में टैक्सेस पे कर चुके हैं, डिविडेंड आपको कम मिले हैं, तो आप यहाँ पर 30% का टैक्स इंडिया में दोबारा पे क्यों करेंगे। तो अच्छी बात यह है कि अगर आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे ये जो आपने पेमेंट की है, टैक्स पेमेंट की है यूएस में, अगर आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं, तो इंडिया में आपको सिर्फ जो बचा हुआ 5% पार्ट है, उसका टैक्स आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं एसटीसीजी और एलटीसीजी टैक्सेस की। तो एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो आपको यहाँ पर पे करना होगा अगर आप अपनी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं 24 मंथ से कम। यानी कि आप 2 साल से पहले ही अगर यूएस की सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा एज पर योर टैक्स स्लैब। अगर आप 5% टैक्स स्लैब में आते हैं तो 5%, अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो 30% टैक्स आपको पे करना होगा। उसके बाद अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं, एलटीसीजी टैक्स, ये आपको पे करना होगा अगर आप सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं 2 साल से ज़्यादा, 24 मंथ से ज़्यादा, तो आपको फ्लैट यहाँ पर टैक्स पे करना होगा 12.5% का, विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। वहीं इंडियन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ्स की अगर हम बात करते हैं, तो उन पे आपको टैक्सेस पे करने होंगे एज इंडियन इक्विटी टैक्स लॉ। यानी कि अगर आप 1 साल से पहले ही सेल कर देते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना होगा एज पर योर टैक्स स्लैब। अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हैं, तो आपको टैक्सेस पे करने होंगे 12.5% ऑन गेन्स अबव 1.25 लाख। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे, यानी कि शुड यू इन्वेस्ट नाउ। तो इन सभी चीज़ों को जानने के बाद फाइनली जब इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है, तो एक सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या अभी यूएस मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने का सही समय है भी या नहीं। तो इन्वेस्टमेंट्स करने के सही समय की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको हमेशा ही बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाई देगा
नाउ, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स करने का, इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने का कोई भी पर्टिकुलर समय नहीं होता। आप कभी भी यानी कि आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, वही आपके लिए अच्छा है। किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न क्या है, इसको भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। अगर आप नास्डॉक के चार्ट को देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ये है नास्डॉक का 1 डे का चार्ट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आप मार्केट को किसी पर्टिकुलर डे पे जाके देखेंगे, तो आपको ऐसा देखने को यहाँ पर मिल सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी हाई पे है, मार्केट में ऑलरेडी बुल रन आ चुका है, तो यहाँ पर मे बी आपको इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए, कुछ टाइम वेट कर लेना चाहिए। लेकिन फर्दर आपको देखने को मिलेंगे कि जो भी मार्केट का प्रीवियस हाई था, मार्केट ने एक नया हाई यहाँ पर बनाया है और मे बी ऐसे केस में आप यहाँ पर वेट करने के चक्कर में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी गवा दें। हाँ, ठीक है, अगर मार्केट में करेक्शन आता है, तो वो हमेशा ही बेस्ट समय होता है किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो करेक्शन से आपको नहीं घबराना चाहिए, इनफैक्ट करेक्शंस में तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। या अगर मार्केट में आपको करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो मार्केट जहाँ पर भी है, वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दें। आने वाले समय में यानी कि अगर मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करने की बात करता हूँ, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आपको यहाँ पर इन द एंड प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब इसका यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आपकी जो भी जमा पूँजी है, जितना भी आपने कमाया है, उन सभी को आप इंटरनेशनल मार्केट में या फिर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। आपको सेंसिबली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि रेगुलरली अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, टाइम टू टाइम, मार्केट अगर डाउन है या मार्केट हाई पे है, अगर आप इस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का आपको फ़ायदा मिलता है। लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सेंसिबली आप इन्वेस्टमेंट्स करें, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो है, उसका 10% या मुझे लगता है कि मैक्सिमम 15% आप इस तरीके से ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, एक हेज मिलता है अगेंस्ट इंडियन मार्केट, यानी कि इंडियन मार्केट अगर डाउन है, तो मे बी यूएस मार्केट डाउन ना हो, तो उसमें आपको यहाँ पर एक अच्छा बैलेंस आपके पोर्टफोलियो में मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी वो सभी चीज़ें। आई होप कि आपको एक क्लैरिटी इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मिली होगी। तो आपके इन सभी चीज़ों के बारे में क्या थॉट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। और अगर आप यूएस मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो धन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, आप अपना अकाउंट उसके थ्रू ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।